हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अचीवर्स पॉइंट की हिस्ट्री क्लास के अंदर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं किंग्स एंड क्रॉनिकल का पार्ट नंबर 3, यानी कि ये किंग्स और क्रॉनिकल का थर्ड वीडियो है। इसके अंदर अब हम उससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो स्टडी करने जा रहे हैं। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट आपसे है कि आप अचीवर्स पॉइंट का स्टडी चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किए हैं वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उससे बेनिफिट उठाएं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का पहला टॉपिक है द आइडियल किंगडम। ठीक है, कि जो मुगल थे उन्होंने किस तरह से अपनी आइडियल किंगडम स्थापित की थी और किस तरह से अपनी किंगडम को आइडियल शो करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, इसके लिए उन्होंने एक मुगल थ्योरी ऑफ किंगशिप बनाई। और ये मुगल थ्योरी ऑफ किंगशिप जो है अकबर के शासन के दौरान विकसित हुई थी। हालांकि अकबर के बाद उसका जो उत्तराधिकारी था जहांगीर, उसने भी इस थ्योरी ऑफ किंगशिप को यूज किया था जो उसके पिता ने स्थापित की थी। कोर्ट हिस्टोरियन जितने भी थे, यानी दरबारी इतिहासकार मुगलों के जितने भी थे, उन्होंने ये दर्शाने के लिए कि मुगल राजा को शासन करने का अधिकार जो है वो हमेशा ही भगवान की तरफ से मिलता है, इसके लिए उन्होंने डिफरेंट सोर्सेज को जो है वो यूज किया। उदाहरण के लिए मंगोल क्वीन थी अलंकुआ, वो अपने टेंट के अंदर रेस्ट करते समय सूरज की एक किरण से वो गर्भवती हुई, यानी एक तरह से भगवान की शक्ति से वो गर्भवती हुई। और वो ऑफस्प्रिंग जो हुआ, वो बच्चा जो हुआ उसके गर्भ से, वो अपने साथ पहले से ही डिवाइन लाइट लिए हुआ था, क्योंकि वो उसी लाइट से गर्भ के अंदर पैदा हुआ था। और इस तरह से फिर ये लाइट जो है जनरेशन टू जनरेशन आगे से आगे पास होती चली गई। और मुगल थ्योरी ऑफ किंगशिप की जो है वो बहुत सी अलग अलग फीचर है, उनमें सबसे पहले है डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप का मतलब क्या है कि जो थ्योरी ऑफ किंगशिप जो थी मुगलों की, उनको जो शासन करने का अधिकार देवताओं से मिला था। ये थ्योरी उन्होंने गढ़ी। ठीक है, और सबसे पहले ये थ्योरी बनाने वाले था अबुल फजल, जो अकबर का बहुत ही नजदीकी मित्र और उसका एक विचारक था। और ये अबुल फजल जो था वो ईरानियन सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावादी, जिसने सबसे पहले इस आइडिया यानी इस आइडियोलॉजी ऑफ किंगशिप यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को जो है डेवलप किया था, उससे अबुल फजल जो है वो इंस्पायर्ड था। तो उसने इस आइडिया को अबुल फजल ने भी अपना लिया। इस आइडिया के अनुसार, मीन्स टू से दैट थ्योरी ऑफ किंगशिप के अनुसार, कि एक ऐसी हायरार्की होती है जिसके जरिए डिवाइन लाइट भगवान से राजा को मिलती है और राजा फिर उसे अपनी प्रजा के अंदर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि इस डिवाइन लाइट को ट्रांसमिट करने में सबसे हाई स्टेटस पर जो है वो गॉड है। उसके बाद वो गॉड लाइट जो है वो किंग को देता है और किंग इस लाइट को अपने प्रजा के अंदर स्प्रेड करता है। तो सभी जितने भी मुगल एम्परर थे वो सभी इस थ्योरी के अंदर बिलीव करते थे, यानी कि इस थ्योरी ऑफ किंगशिप के अंदर बिलीव करते थे। और वो ये विश्वास करते थे कि जो भगवान की तरफ से सुप्रीम पावर जो है वो एक खास इंसान को दी गई है, और वो कौन था? मुगल शासक। ठीक है, अबुल फजल ने कहा कि ये रॉयल्टी जो है, यानी जो राजसी शक्ति जो है, वो गॉड से निकलने वाली लाइट और सूरज से निकलने वाली किरण है। ठीक है, यानी कि ये सूरज से निकलने वाली किरण और भगवान की तरफ से आने वाला प्रकाश जो है वो रॉयल्टी राजा को मिला है और राजा उसको फॉलो करता है। मुगल एम्परर अपने आप को धरती के ऊपर, इसी थ्योरी ऑफ किंगशिप के अनुसार, धरती के ऊपर अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि मानते थे। सारे मुगल एम्परर, चाहे वो अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, उन्होंने अपने आप को भगवान की परछाई दर्शाने के लिए जिल्ले इलाही का टाइटल दिया, अपने आप को दिया। ठीक है, दूसरी इसकी फीचर है ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया थ्रू पेंटिंग, कि ये जो डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप है, ये आइडिया को उन्होंने ट्रांसमिट कैसे किया, फैलाया, स्प्रेड कैसे किया, फैलाया कैसे, उसके लिए उन्होंने यूज किया पेंटिंग्स को। यहाँ ये बड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि इन क्रॉनिकल्स के अंदर इस आइडिया को ट्रांसमिट करने के लिए पेंटिंग्स को बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से यूज किया गया, यानी कि पेंटिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इस आइडिया को स्प्रेड करने में। ठीक है, कि
पेंटिंग जो होती थी, जो एक विजुअल आर्ट है, वो व्यूअर्स के माइंड पर लंबे समय तक अपना प्रभाव छोड़ती थी। ठीक है, 17वीं सेंचुरी से मुगल आर्टिस्ट जो थे उन्होंने एम्परर को एक हालो पहने हुए, एक आभा मंडल पहने हुए पोर्ट्रेट के अंदर दिखाया जाने लगा। जिस तरह आजकल हम भगवान की पिक्चर देखते हैं, उनके सिर के पीछे जो एक सूरज के तरह का प्रकाश का गोला होता है, उसको बोलते हैं हालो, आभा मंडल। उसी तरह आप बुक के अंदर देखेंगे तो अलग अलग पेंटिंग के अंदर जो है उनके सिर के पीछे ऐसा ही आभा मंडल दिखाया गया है। और सबसे पहले इन आर्टिस्ट ने ये हालो जो है क्राइस्ट की पेंटिंग्स के अंदर और वर्जिन मैरी की पेंटिंग्स के अंदर लाइट ऑफ गॉड को सिंबलाइज करने के रूप में दिखाया गया था, जो इन मुगल पेंटर्स ने इन पेंटिंग में देखा था। ठीक है, तो ये दूसरी फीचर इसकी कंप्लीट होती है। थर्ड फीचर है सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ठीक है, तो मुगल जो बादशाह थे उन्होंने पॉलिटिक्स से धर्म को अलग करने के लिए क्या किया वो देखिए। ठीक है, कि मुगल थ्योरी ऑफ किंगशिप जो थी ये धर्म, राजनीति से धर्म को अलग करना चाहती थी। मुगल एम्परर जैसे बाबर है, हुमायूं है, उन्होंने तो अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है उलेमाओं के इंस्ट्रक्शन के अनुसार चलाया, लेकिन अकबर जो है वो अपनी पॉलिटिक्स के अंदर इन उलेमाओं का अनुचित इंटरफेरेंस जो है वो पसंद नहीं करता था। वह चाहता था कि मैं इन उलेमाओं के प्रभाव को खत्म करके पब्लिक वेलफेयर के सिद्धांत के अनुसार शासन करूं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इनफैलिबिलिटी डिक्री, ये एक घोषणा थी जो सितंबर 1579 के अंदर जो है वो जारी की गई। इसके अनुसार क्या हुआ, अब प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम के अकॉर्डिंग आने वाले डिस्प्यूट्स के सभी केसेस के अंदर इस्लामिक लॉ का सुप्रीम इंटरप्रेटर राजा खुद बन गया। कि अगर इस्लाम के कानून से संबंधित कोई झगड़े दरबार में आते हैं कि नहीं लोगों के बीच में, तो फिर इस्लामिक लॉ को विश्लेषण करने वाला सबसे बड़ा कोई होगा तो वो राजा होगा। यानी राजा ने जो कहा वो फाइनल है, उलेमा कहीं घूमते रहे। ठीक है, इस तरह से ये जो मजहर का डिक्लेरेशन था, इस डिग्री को मजहर बोलते हैं, उसने पॉलिटिक्स के अंदर उलेमाओं का जो अनुचित प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था, उसको खत्म कर दिया। और इस तरह से अकबर राजनीतिक और धार्मिक रूप से एक सुप्रीम अथॉरिटी बन गया। ठीक है, यानी अब अकबर के पास फाइनल डिसीजन होता था, धार्मिक मामलों में भी, राजनीतिक मामलों में तो होता ही था। ठीक है, उसके बाद क्या किया इन्होंने, सुलह कुल की पॉलिसी फॉलो करनी शुरू कर दी। ठीक है, इस आइडिया थ्योरी ऑफ किंगशिप के अकॉर्डिंग। और सबसे इसकी शानदार फीचर क्या थी कि राजा ने इसके अंदर गवर्नमेंट का सेकुलर फॉर्म जो है वो स्वीकार किया, यानी धर्मनिरपेक्ष टाइप की गवर्नमेंट जो है उन्होंने फॉलो करनी शुरू कर दी। और इसके साथ साथ धार्मिक सहिष्णुता की नीति भी फॉलो की। अबुल फजल के अनुसार आइडियल ऑफ सुलह कुल जो था वो इस एनलाइटेंड रूल, यानी भगवान की तरफ से मिलने वाली शक्ति के हिसाब से चलने वाला ये शासन जो रूल है, उसका जो बेस था वो सुलह कुल की पॉलिसी थी, उसका आइडिया था। कॉर्नरस्टोन होता है बेस, ठीक है, नींव का पत्थर। इन सुलह कुल, अब ये सुलह कुल था क्या, सुलह कुल के अंदर ऑल रिलीजन को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, यानी अपने आप को जहां मर्जी जैसे मर्जी वो पूजा कर सकते थे, अपने आप को आइडियाज एक्सप्रेस कर सकते, लेकिन ऑन कंडीशन। लेकिन कंडीशन क्या थी कि उनमें से कोई भी स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करेगा और ना ही वो आपस में लड़ेंगे। यानी कि विभिन्न धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्मों को, रीति रिवाजों को फॉलो करने की आज़ादी थी, लेकिन शर्त ये थी कि किसी भी धर्म से रिलेटेड व्यक्ति राजा की सत्ता को चैलेंज नहीं करेगा और ना ही वो दो धर्म वाले लोग आपस में लड़ेंगे। ठीक है, लगभग सभी मुगल एम्परर ने औरंगजेब को छोड़कर, वो जो है बहुत जो उदारवादी और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सहिष्णु थे। ठीक है, और अकबर जो है वो ये बिलीव करता था कि रूलर को सभी धर्मों और जातियों के प्रति इक्वली टॉलरेंट होना चाहिए, सभी के प्रति उसको सहिष्णु होना चाहिए, सभी को उन्हें जो है वो देना चाहिए। अब आगे देखिए, मुगल लोगों ने आइडियल ऑफ सुलह कुल जो था उसको स्टेट पॉलिसी के जरिए इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, यानी कि स्टेट के कानून के हिसाब से सुलह कुल को लागू कर दिया। उन्होंने क्या किया,
इस सुलह कुल को कैसे फॉलो किया? उन्होंने अपनी नोबिलिटी के अंदर एक कंपोजिट फॉर्म यानी कि एक संपूर्ण फॉर्म के अंदर अलग अलग रिलीजन और एरिया से लोगों को शामिल किया, जैसे ईरानी भी थे, तुरानी भी, अफगानी, राजपूत, दक्षिणी, नोबल, सभी को शामिल करके उन्होंने एक तरह से सुलह कुल की नीति को फॉलो करने की कोशिश की। और उनको इन सभी नोबल्स को अलग अलग जो जाति धर्म से बिलोंग करने वाले, अलग अलग देश से बिलोंग करने वाले लोगों को जो पोजीशन यानी उनकी पदवी और जो अवार्ड दिए जाते थे वो उनकी जाति या धर्म पर ना आधारित होकर राजा के प्रति उनकी सर्विस यानी सेवा और वफादारी के आधार पर ये पदवी और अवार्ड दिए जाते थे। उसके बाद अकबर ने 1563 के अंदर धार्मिक यात्रा के ऊपर जो टैक्स लगाया गया था उसको ख़त्म कर दिया, और 1564 में जिजिया कर जो था ये भी एक तरह से धार्मिक नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था। ये दोनों ही टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिए, और इस तरह से इन दोनों को ख़त्म करके ये शो किया कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो धार्मिक भेदभाव के ऊपर आधारित नहीं है। इसके बाद आगे देखिए, आगे कहा गया है कि मुगल एम्परर जो है धार्मिक बिल्डिंग्स के बनाने और उनको मेंटेन करने के लिए ग्रांट्स भी देते थे। हालांकि औरंगजेब ने फिर से जिजिया को लागू कर दिया था, री इम्पोज कर दिया था नॉन मुस्लिम लोगों के ऊपर, लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि शाहजहां और औरंगजेब के समय में जब युद्ध में कोई मंदिर को नुकसान पहुंचता था तो ये दोनों ही राजा जो है उसके रिपेयर के लिए ग्रांट इशू करते थे, उसे पैसा अवेलेबल कराते थे। नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नेक्स्ट फीचर है टेकिंग सॉवरेनिटी या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि जो प्रभु सत्ता है या जो सत्ता है वो एक तरह से क्या है, सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट है आपस में। कैसे? अबुल फजल के अनुसार सत्ता जो है वो वास्तव में राजा और प्रजा के बीच में एक सामाजिक अनुबंध है, सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, उन्होंने डिफाइन किया कि एम्परर अपने लोगों के 4 एलिमेंट्स को, 4 एसेंस को प्रोटेक्ट करता है। वो क्या है? पहली लाइफ यानी जान, दूसरी प्रॉपर्टी यानी माल, तीसरा ऑनर यानी नामुस, और चौथा फेथ यानी धर्म, दीन। ठीक है, इन 4 चीजों की राजा अपने प्रजा की इन 4 चीजों की रक्षा करता था। एंड इन रिटर्न और बदले में वो क्या डिमांड करता था? ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, और ए शेयर ऑफ रिसोर्सेज, और बदले में अपने प्रोडक्शन में से कुछ हिस्सा वो मांगता था। ठीक है, और अकबर के ओपिनियन में एक किंग और एक रूलर जो था वो अपने प्रजा का सबसे अच्छा संरक्षक और उसका सबसे अच्छा वेल विशर होता था। ठीक है, उसको अपने सभी सब्जेक्ट्स को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए और उनके वेलफेयर के लिए लगातार उसको कोशिशें करती रहनी चाहिए। ये अकबर का विचार था। ठीक है, अब देखिए इसके साथ साथ बहुत से सिंबल यूज किया जाता था आइडिया ऑफ जस्टिस को प्रेजेंट करने के लिए, उसको विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल बनाए गए थे। बहुत से सिंबल यूज किए जाते थे पेंटर्स के द्वारा। उनमें से एक इन आर्टिस्ट का सबसे फेवरेट सिंबल था शेर और मेमने का पिक्चर, या शेर और गाय का एक साथ बैठे हुए, रहते हुए, चरते हुए एक साथ चित्र। ये इन सब का जो है, इन सभी आर्टिस्ट का फेवरेट था। या तो वो उस पिक्चर के अंदर क्या है, शेर को और मेमने को साथ में दिखाएंगे, या शेर और गाय को साथ में दिखाएंगे। इसका मतलब क्या है, शेर एक शिकारी है और मेमना और गाय दोनों ही शाकाहारी पशु है और शेर के मुकाबले में कमजोर भी है। इससे वो क्या सिग्निफाई करना चाहते थे, क्या दिखाना चाहते थे? वो ये दिखाना चाहते थे कि एक रैलम, एक एरिया, यानी मुगलों का वो एरिया जहां पर स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों ही हार्मनी के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, हर सद्भावना के साथ रह सकते हैं। ठीक है, कोर्ट सीन्स जो बादशाहनामा के अंदर दिखाया गया था। ठीक है, बादशाहनामा जो क्रॉनिकल था उसके अंदर जितने भी दरबार के सीन थे उनके अंदर ये इस तरह का मोटिव जो है वो एम्परर के थ्रोन के नीचे एक निशी के अंदर एक तरह से अलमारी के अंदर ये फिगर देखने को, ये मोटिव देखने को मिलता है। आपकी बुक के अंदर भी डिफरेंट पेजेस पर दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मुगलों की राजधानियां और दरबार। ठीक है, यानी कि अलग अलग कैपिटल सिटीज किस तरह से डेवलप हुई वो पढ़ेंगे मुगल कैपिटल्स में। आगे बताया गया है कि मोनार्किकल कल्चर के अंदर बिल्डिंग एक्टिविटीज जो है सबसे ज्यादा नजर आती है और ये ही राजा की डायनेस्टिक पावर, वेल्थ और प्रेस्टीज का वास्तविक चिन्ह होता है। ठीक है,
इसलिए बहुत सी बिल्डिंग एक्टिविटीज जो है मुगल पीरियड के अंदर हुई, जिनमें बहुत से बिल्डिंग्स जो है बनाई गई। उनके बारे में जानते हैं जो मुगल सिटीज के अंदर बनाई गई थी। ठीक है, अब देखिए मुगल अंपायर के अंदर उसकी कैपिटल सिटी जो है वो पूरे अंपायर का एक मेन केंद्र होती थी। जिस तरह से हमारी बॉडी में हार्ट होता है वैसे ये सिटी पूरे अंपायर में होती थी। और कोर्ट जो है इसी कैपिटल सिटी में, यानी दरबार इसी राजधानी के अंदर लगता था। ठीक है, और कैपिटल सिटी जो इन मुगलों की होती थी वो 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर लगातार शिफ्ट होती रहती थी, बदलती रहती थी, कभी कोई कभी कोई। ठीक है, और जब बाबर ने लोधी को हराकर, ठीक है, उसकी राजधानी आगरा को अपने कब्जे में ले लिया था, तो ये मुगलों की राजधानी बन गई। ठीक है, हालांकि अपने शासन के 4 वर्षों के दौरान अकबर की राजधानियां या उसका दरबार जो है लगातार इधर से उधर मूव करता रहा, कभी आगरा में, कभी कहीं कभी कहीं। ठीक है, बाबर ने सिर्फ 4 साल ही शासन किया था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के साथ उसने यहाँ पर मुगल अंपायर की स्थापना की और 1530 के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से सिर्फ 4 साल उन्होंने शासन किया और 4 सालों के अंदर उनकी राजधानी इधर से उधर बार बार और दरबार इधर उधर मूव करते रहे। उसके बाद 1560s के अंदर अकबर ने आगरा का किला बनवाया अपने कासिम खान के निगरानी के अंदर, जो उनका चीफ आर्किटेक्चर था। ठीक है, और पूरी बिल्डिंग जो है वो लाल पत्थर से, रेड स्टोन से बनाई गई थी। और 1570s के अंदर उसने डिसाइड किया कि एक नया शहर, एक नई राजधानी बनाएंगे, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, फतेहपुर सिकरी एक नई राजधानी बनाने का उन्होंने निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि सिकरी उसमें एक खानका थी जहां पर शेख सलीम चिश्ती रहते थे। ठीक है, यानी जहां पर सूफी संत रहते थे, उनके रहने वाले स्थान को खानका कहते थे या उसका हेडक्वार्टर कह सकते हैं। इसलिए अकबर ने इस सिकरी के साथ में ही अपना रॉयल पैलेस बनाने का निर्णय लिया और यहाँ पर एक शहर बसाने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त ये फतेहपुर सिकरी जो है अजमेर को जाने वाले डायरेक्ट रास्ते पर था, इसलिए भी इसको अपनी राजधानी बनाने का उन्होंने निर्णय लिया। उस समय तक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में है वो महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी थी, यानी बहुत फेमस हो चुकी थी। मुगल एम्परर्स का हमेशा से ही चिश्ती सिलसिला के सूफियों के साथ नज़दीकी संबंध रहा। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के लिए सिकरी की जो फ्राइडे मॉस्क्यू थी, सिकरी की जो फ्राइडे यानी शुक्रवार को नमाज की जाने वाली मस्जिद जो थी, उसके पास शेख सलीम चिश्ती की याद में या उनके लिए उन्होंने एक सफ़ेद मकबरा भी बनाया। फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा जो है वो एक बहुत ही शानदार और आर्किटेक्चर का एक बहुत ही स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको विजिटर्स को ये याद दिलाने के लिए बनाया गया था कि जब मुगलों ने गुजरात पर जीत हासिल की थी। ठीक है, कि गुजरात पर मुगलों की जीत को याद दिलाने के लिए, विजिटर्स को उनकी जीत के याद दिलाने के लिए ये बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। और इस बुलंद दरवाज़ा के आर्किटेक्चरल स्टाइल के अंदर फारसी और हिंदू आर्किटेक्चरल स्टाइल का मिक्सचर है। ठीक है, और ये कैपिटल सिटी बहुत सालों तक अकबर की जो है वो राजधानी बनी रही। 1585 में अकबर ने फतेहपुर सिकरी से अपनी राजधानी लाहौर स्थापित की, क्योंकि वो उत्तर पश्चिम की सीमा पर अपना नियंत्रण जो है वो मजबूत करना चाहते थे। 13 सालों तक अकबर ने खुद इसको मॉनिटर किया, यानी अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को खुद उन्होंने मॉनिटर किया। इन ऑर्डर टू ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, आगरा से दिल्ली की तरफ अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने के लिए शाहजहां ने क्या किया था, एक नया शहर बसाया यमुना के किनारे पर दिल्ली में 1638 ईस्वी में शाहजहानाबाद के नाम से। ठीक है, और इस शाहजहानाबाद में एक बड़ा लाल किला जो है वो इस शहर में बनाया गया शाहजहानाबाद में, जिसको आज भी हम लाल किले के रूप में देखते हैं। 1648 के अंदर दरबार, सेना और पूरी फैमिली घराना जो है वो आगरा से शाहजहानाबाद जो है वो शिफ्ट हो गया। और यह दिल्ली शहर के अंदर एक दिल्ली शहर का पुराना जो रेजिडेंशियल एरिया था उसके अतिरिक्त ये एक नया एरिया था, जिसके अंदर लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक
और जो नोबिलिटी यानी हाई क्लास थे उसके लिए बड़े खुले घर बनाए गए थे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है मुगल कोर्ट। यहाँ हम पढ़ेंगे मुगल दरबार के बारे में। ठीक है, कि फिजिकल अरेंजमेंट जो होता था कोर्ट का यानी दरबार का फिजिकल अरेंजमेंट जो होता था वो सोवरेन यानी राजा के ऊपर फोकस रहता था इस पूरे कोर्ट के अंदर। ठीक है, इट मिरर्ड हिज स्टेटस एज द हार्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, और ये कोर्ट समाज के हृदय के रूप में राजा के स्टेटस का आईना था। राजा का जो हाई स्टेटस था उसका ये एक आईना था। आगे देखिए, मुगल कोर्ट का सेंटर पीस होता था तख्त, ये सिंहासन। ठीक है, इसको जो है धरती की एक्सल के रूप में, जैसे धरती की जो एक्सिस होती है उसी तरह मुगल अंपायर की एक्सिस के रूप में तख्त यानी कि सिंहासन को दर्शाया जाता था। ठीक है, कि जैसे धरती अपने एक्सिस के चारों ओर घूमती है उसी तरह अंपायर का मेन केंद्र जो है वो तख्त जिस पर राजा बैठा था वो होता था। उसके बाद एक कनोपी, उसके ऊपर एक कनोपी होती थी, वो एक किंगशिप के सिंबल के रूप में, जिसको इसके साथ साथ सिंहासन के ऊपर जो कनोपी यानी एक छतरी होती थी वो किंगशिप के एक चिन्ह के रूप में यूज की जाती थी, जिसको रेडियंस ऑफ सन को सोवरेन के रेडियंस से अलग करने के लिए यूज किया जाता था। यानी कि जो राजा है उसके प्रकाश को सूरज के प्रकाश से सेपरेट करने के लिए इस कनोपी को यानी इस छतरी को यूज किया जाता था। The rules defining status among the Mughals elites have been laid down clearly in chronicles। ठीक है, कि मुगल इलाइट लोगों का जो स्टेटस होता था उसको दर्शाने के लिए जो रूल्स होते थे वो क्रॉनिकल्स के अंदर बड़े क्लियरली दर्शाए गए हैं, लिखे गए हैं। और किसी भी कोर्ट के अंदर किसी भी पर्सन का जो स्टेटस है वो उसके सिटिंग अरेंजमेंट के जरिए शो होता था कि वो राजा के कितने नज़दीक बैठा है। जो राजा के जितने नज़दीक होगा वो उतना ही पावरफुल और राजा के उतना ही क्लोज होगा। ठीक है, और कोर्ट के अंदर दरबारियों का जो बैठने का स्थान होता था वो राजा की नज़र में उनकी इंपॉर्टेंस को दर्शाता था। और एक बार राजा जब सिंहासन के ऊपर बैठ जाता था तो किसी को अपनी पोजीशन से हिलने की परमिशन नहीं होती थी। ठीक है, इसके साथ साथ दरबार के अंदर फॉलो करने के लिए कुछ एटिक्वेट्स, कुछ नियम होते थे। ठीक है, और इन नियमों को जैसे कि किसी को एड्रेस करने का क्या तरीका है, कोर्ट के अंदर कोर्टसीज क्या रिवाज क्या है, स्पीच बोलने का क्या तरीका है। ठीक है, और एक्सेप्टेबल इन कोर्ट वर स्ट्रिक्टली फॉलोज। और जो ये सब चीज़ें यानी बोलने का, कोर्टसीज और स्पीच का जो तरीका जो कोर्ट के अंदर एक्सेप्टेबल होता था उनको बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। और थोड़ी सी भी इंफ्रिंगमेंट इन एटिक्वेट्स के अंदर, नियमों के अंदर थोड़ी सी भी इधर उधर होती थी तो ऑन द सपोर्ट उसको क्या है दंड मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सैल्यूटेशन यानी सलाम, यानी कि जब हम किसी को मिलते हैं तो उनको हम ग्रीट करते हैं। कैसे ग्रीट करते हैं, तो ये जो सैल्यूटेशन, फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन होती थी वो भी इस मुगल हिरार्की के अंदर उस पर्सन के स्टेटस को दर्शाने वाला इंडिकेटर के रूप में काम करती थी। उदाहरण के लिए डीप प्रोस्ट्रेशन वाज ए सिंबल ऑफ हाई स्टेटस। ठीक है, कि जितना नीचे झुककर सलाम करेंगे उतना ही उस इंसान का स्टेटस हाई होता था। यानी जितने भी हाई स्टेटस वाले होते थे वो डीप प्रोस्ट्रेट करते थे रूलर के सामने। सिजदा और कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन वाज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन। ठीक है, इसके साथ साथ सिजदा और कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन, सिजदा करना या बिल्कुल कंप्लीटली डाउन हो जाना यानी जमीन के ऊपर कंप्लीटली झुक जाना, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द सैल्यूटेशन जो है वो माना जाता था। शाहजहां के अंदर इन रिचुअल्स को जो है चार तस्लीम और जमीन बोझ होता है जमीन को किस करना, जमीन को चूमना। ठीक है, तो उनके जरिए इन दोनों रिवाजों के जरिए पहले वाले सैल्यूटेशंस के रिवाजों को जो है वो रिप्लेस कर दिया गया था, उनकी जगह इनका यूज किया जाने लगा था। ठीक है, चार तस्लीम क्या होती है, चार तस्लीम होता है कि अपने राइट हैंड को अपने माथे तक ले जाना और फिर झुककर बिल्कुल घुटनों तक लेकर जाना, फिर माथे तक ले आना। इस तरह से ये 4 बार ये प्रोसेस किया जाता था, इसलिए इसको चार तस्लीम कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है डिप्लोमेटिक एनवॉयज। ठीक है, कि जो विदेशी राजदूत यहाँ पर आते थे उनको भी
कोर्ट्स के एटिकेट्स जो है वो फॉलो करने होते थे, उनसे ये उम्मीद की जाती थी मुगल एम्परर के द्वारा। इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एम्बेसडर इन द मुगल एम्परर दैट ही वुड ग्रीट द एम्परर इन एन एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग। ठीक है, कि किसी भी विदेशी राजदूत से ये उम्मीद की जाती थी कि मुगल दरबार के अंदर जो एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग है उसके जरिए ही मुगल बादशाह को वो जो है ग्रीट करेगा। और ये फॉर्म्स जो है वो क्या क्या होती थी, बोइंग डीपली, एक तो जो है पूर्ण रूप से वो झुक जाएगा, उसके बाद किसिंग द ग्राउंड, और फॉलोइंग द पार्शियन कस्टम ऑफ क्लास्पिंग वंस हैंड इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट। ठीक है, और जब विदेशी राजदूतों से क्या उम्मीद की जाती थी, या तो वो पूर्ण रूप से झुककर सलाम करे, या जमीन को किस करे, या पार्शियन स्टाइल के अंदर अपने राइट हैंड को चेस्ट पर लगाकर सलाम करे। ठीक है, यद्यपि जो इंग्लिश राजदूत था, जो जेम्स फर्स्ट ने मुगल एम्परर जहांगीर के दरबार के अंदर भेजा था, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, यूरोपियन स्टाइल के अंदर सिंपली झुककर सभी को चौंका दिया था। ठीक है, और इसके साथ साथ उन्होंने बैठने के लिए एक कुर्सी की भी डिमांड करके सबको चौंका दिया था। तो ये सारे टॉपिक इसके अंदर हमने पढ़े हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और फिर भी कोई अगर आपका डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको हर हाल में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी की अचीवर्स पॉइंट के इस YouTube चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप आगे भी इसी तरह से चैनल से जुड़े रहेंगे। थैंक यू।